Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and we are going to start a new chapter that is organic chemistry, some basic principles and techniques. Now, this is the base of organic chemistry, and organic की total weightage in NEET around 18 to 19 questions थी in 2024, and similarly in JEE also इसकी काफ़ी high weightage है this chapter की, and सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. दिस इज अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर एंड ये बेस भी है, तो हम इसको उसी तरीके से करेंगे बिकॉज इसका जो टेक्निक वाला पोर्शन है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वहाँ से भी हर साल अब क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, एंड उस पोर्शन में काफ़ी अच्छी न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन है. सो वी विल कवर ऑल दैट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In the previous unit, you have learned that the element carbon has a property called catenation. We all know this. This is a special property of the carbon. इसकी वजह से अटैच हो पाता है, combining capacity होती है, due to which it forms the covalent bond with the other carbon atoms. Okay. Now it also forms covalent bond with the atoms of other element. Okay, so we got to know this. In catenation, the carbon atom forms the covalent bond with the carbon atom and other elements also, like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and halogens. Okay, so these resulting compounds are studied under a separate branch, and this branch is called the organic chemistry, और इसी पे ये पूरा chapter based है, and this is the base of this organic chemistry. And in this organic chemistry we will be doing this chapter. Later on we will do the techniques, then hydrocarbon, then haloalkane, haloarine, later on alcohol and phenols, then aldehydes, and at last second last the amine, and at last we'll do the biomolecules. Now after doing all this, our organic portion will be completed, and we will complete all these chapters with the help of NCERT. Okay, so just be with the series and get all your lectures on time. Now this is topic 8.1, general introduction. Now इन जनरल इंट्रोडक्शन ने आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा नहीं है. सो लेट्स रीड दिस. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डीएनए है, प्रोटीन है. दे ऑल कंस्टिट्यूट इसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड. ये जब में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, ठीक है, मसल हो, ब्लड हो या स्किन हो. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपेयर इन मटेरियल्स लाइक क्लॉथिंग ऑल्सो, फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइस, मेडिसिन. तो ये हमारी डेली लाइफ यूजेस और आवर बॉडी स्ट्रक्चर को बता रहा है कि कैसे ऑर्गेनिक पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. नाउ यहाँ पे आगे देखो, साइंटिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड. अब इस चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, अब ये ईयर से क्वेश्चन नहीं बनने वाले. सो around the year 1718, chemists began to distinguish between the organic compound and obtained a plant and animals and inorganic compound prepared from the mineral source. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, एंड ही इज द बर्जीलियस, और बर्जीलियस इज द स्वीडिश केमिस्ट, एंड इन्होंने वाइटल फोर्स को बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इस नोशन को रिजेक्ट करा था एफ वॉलर ने इन 1828, एंड सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया. वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया. सो लेट्स राइट दिस इन द नेक्स्ट पेज, बिकॉज ये साइंटिस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट, बर्जीलियस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वाइटल फोर्स. इसको इन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना था फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इनका नोशन रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्टेड बाय एफ वॉलर, एंड ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक. एंड यूरिया का तुम्हें पता है, दिस इज NH2CO, NH2, और इसके प्रिपरेशन को भी हम देखने वाले हैं लेटर ऑन. अब हम जो नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखेंगे सेम पेज में, हेज कॉल्बे, he is responsible for acetic acid, and the next is Berthelot, and he is responsible for methane. So ये चार साइंटिस्ट हैं which is very important in this chapter, जो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे रखा है. द फर्स्ट इज द बर्जीलियस, द नेक्स्ट वन इज द एफ वॉलर, द थर्ड वन is the Kolbe, and the fourth one is the Berthelot. So now let's read this paragraph.
नाउ यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है ये इस लाइन से बन सकता है। यहाँ पे अमोनियम साइनेट है जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड, दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द यूरिया एंड द यूरिया इज द ऑर्गेनिक वन, ओके। एंड दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से नोशन को रिजेक्ट कर दिया गया था एफ वोलर की वजह से। और वो नोशन किसका था? नोशन था बर्जीलियस का, जिन्होंने वाइटल फोर्स को रिस्पॉन्सिबल माना था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। द पायोनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एस्टिक एसिड, अब हमने देखा एस्टिक एसिड से रिलेटेड थे कॉल्बे in 1845 and methane by the Berthelot in 1856, okay। so I think यहाँ पे डेट भी लिख लो। बर्जीलियस किस ईयर से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू ईयर, इनका ईयर तो नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एफ वोलर ने इनके नोशन को रिजेक्ट करा था इन ईयर 1828 एंड द कॉल्बे जो इन्होंने सिंथेसिस करा था एस्टिक एसिड को, ही डिड इन 1845 and the Berthelot synthesis the methane in the year 1856। ये काफी हद तक एक सीरीज में, so keep in mind and you have to remember these two scientists, Kolbe and Berthelot, so keep in mind example A like a Bollywood star Akshay Kumar, so keep in mind acetic acid Kolbe, ठीक है। and you can also remember as MB जो मेगाबाइट होता है जो कि तुम्हारे इंटरनेट में होता है, सो मीथेन एंड बर्थलॉट। नाउ आई डोंट थिंक सो कि तुम ये सब भूलने वाले हो कभी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेयर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। सो नाउ लेट्स मूव टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो फर्स्ट रीड दिस एंड लेट अस अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले बता दे रहा हूँ। इस पैरा में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है ये वाली लाइन, tetravalency of carbon and the formation of covalent bonds by it are explained in terms of the electronic configuration and the hybridization of s and p orbitals। so this is the statement। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं काफी इजिली। अब यहाँ पे देखो ये बोल क्या रहा है, टेट्रावैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि रिलेटेड था उसके कैटेनेशन से, by it are explained, इनको explain, इन दोनों terms को explain किया है with the help of electronic configuration and the hybridization of S and P। so keep in mind इसको explain किया है by electronic configuration and hybridization। so let's move to the next important line। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मीथेन का CH4, इथीन C3H4 सॉरी C2H4, इथाइन C2H2। तो तुम्हें तो ये पता होगा ना, ये जो इथेन है इट्स लाइक CnH2n+2, जो ENE है इट इज लाइक CnH2n एंड जो YNE है दैट इज CnH2n-2। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसकी वजह से तुम ड्राइव कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीवन नोज दिस, ये क्लास 9th के कार्बन चैप्टर से भी है, ठीक है। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन कंपाउंड्स, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ इन्फ्लुएंस होता है एंड ऑल्सो द बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो sp हाइब्रिड है यहाँ पे 50% s है बिकॉज s एंड p तो 50 एंड 50% होंगे। सो orbital contains more s character and hence it is closer to its nucleus and forms a shorter and stronger bond। and sp3 जो है यहाँ पे 25% s character है, so it has less s character as compared to sp, so ये थोड़ी दूरी पे होगा, so this will have the long bond length, ठीक है। Now let's see the next statement, that is sp2 hybrid orbitals is intermediate in s character। of course sp तो तुम्हारा 50 है, sp3 में 25 है एंड sp2 में 33.33 है। so
the bond length and the enthalpy of the bond it forms are also intermediate between them. Now इसका समराइज फॉर्म है मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है. नाउ इसका जो समराइज फॉर्म है मैं यहाँ पे बता देता हूँ. तुमने एक चीज देखा, मैं इस पूरे पैराग्राफ को समरी बता रहा हूँ. तुमने देखा कि sp होते हैं, sp2 होता है एंड sp3 होता है. These are the hybridizations. Okay, so in sp there is 50% s character, you can see this. In sp2 there is 33.3% s character, while is in sp3 there is around 25% s character. ठीक है. Now this has the highest s character, highest s character. So keep in mind, higher the s character, higher the bond enthalpy. ठीक है. And s character is inversely proportional to bond length. So you can easily correlate that कि यहाँ पे हम s कैरेक्टर की वजह से जो हायर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल sp has the greater s character then sp2 and then sp3. So this is the series for bond enthalpy also. यानी कि sp का बॉन्ड एंथैल्पी ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3, बट द बॉन्ड लेंथ दैट इज उल्टा. ठीक है. बॉन्ड लेंथ इसलिए छोटा हो गया बिकॉज हायर द एस कैरेक्टर और न्यूक्लियस के पास चला जाता है, और अगर न्यूक्लियस के पास है तो ऑफकोर्स उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो ये बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी. यू कैन ऑल्सो से दैट ये क्यों हो रहा है, तो ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है ये सेम कंडीशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 स्टिक्स. सपोज करो तुम्हारे पास 2 स्टिक्स हैं, पहले मान लो. ठीक है. 1 स्टिक एंड द सेकेंड स्टिक. किसको तोड़ना ज़्यादा ईजी है? ऑफकोर्स द लॉन्गर वन इज इजी टू ब्रेक एज कम्पेयर टू द शॉर्टर वन. सो सिमिलरली अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो ये आसानी से टूट सकता है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी कम हो सकता है. ठीक है. बट अगर इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको तोड़ा जाना मुश्किल है. तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है. सो यू कैन से दैट कि ये परफेक्टली नेचर से भी तुम कंपेयर कर सकते हो. ओके. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. अब यहाँ पे देखो हमने पूरी तरीके से समझ लिया. देख लेते क्या लिख रहा है कि सो द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑल्सो. ओके, हम देख लेते हैं इसको. दस अ कार्बन एटम हैज एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 50% एस कैरेक्टर हमने देख लिया है. सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द possessing sp2 and sp3 hybrid orbitals. This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of this molecule. So keep in mind हमने bond length और bond enthalpy का तो देख लिया, बट यहाँ पे एक और important चीज पता चला. यहाँ पे देख लो. Higher the s character, higher the electronegativity. यानी कि एक sp hybrid orbital it will be more electronegative than sp2 and sp3. तो हमने ये पूरा कैरेक्टर देख लिया. ठीक है. एस कैरेक्टर की वजह से जो जो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं पूरी चीज़ हमने देख ली. नाउ दिस जो बॉन्ड इंथैल्पी का है ना, सेम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए भी हो सकता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी सेम यही होगा सीरीज, बट फॉर बॉन्ड इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज द सेम सीरीज जिसमें sp ग्रेटर है एज कंपेयर टू sp2, बट इन द बॉन्ड लेंथ sp3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू sp2 एंड sp. सो कीप इन माइंड. Now let's move to the next subtopic, that is some characteristic features of pi bonds. Now this is important statement. यहाँ पे देखो, in a pi bond formation parallel orientation, keep in mind parallel orientation of 2 p orbitals in adjacent atoms is necessary for proper sideways overlap. ठीक है. So it is like this. 2 p ऑर्बिटल्स हैं, उनको साइडवेज ओवरलैप करना है, देन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे तुम पहले एक स्टेटमेंट लिख लो जो कि एनसीईआरटी की मैं ये बता दे रहा हूँ. 2 p ऑर्बिटल्स perpendicular to plane of molecule, but
टू p orbitals are mutually parallel oriented, और ये एडजेसेंट एटॉम यानी कि अगल बगल वाले एटॉम के लिए, ठीक है, एडजेसेंट एटॉम्स के लिए। सो कीप इन माइंड, देखो यहाँ पे क्या पता चला, जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो परपेंडिकुलर टू हैं, बट वो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, बट जब वो दोनों आपस में बात होगा तो दोनों आपस में पैरेलल ओरिएंटेड है, ठीक है, बट विद द प्लेन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। प्लेन से वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बट जब वो साथ में है तो पैरेलल एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है इन योर बुक ऑल्सो। सो लेट्स सी दिस, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ENE का फॉर्मेशन है। सो दिस मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। सो कीप इन माइंड यहाँ पे सारे एटम्स सेम प्लेन में है, ठीक है। द p orbitals are mutually parallel and both p orbitals are perpendicular to the plane of molecule, जो कि हमने देखा था, both are mutually perpendicular to itself but when it comes to the plane they are mutually perpendicular और parallel है with itself. So keep in mind. Now the rotation of let's highlight this, rotation of one CH2 fragment with respect to the other interferes the maximum overlap of p orbital and therefore such a rotation about CC double bond is restricted. It is hard to rotate CC double bond, और ये क्यों hard to rotate है, इसका एजर्सन रीजन यहाँ पे काफी इजीली क्रिएट किया जा सकता है। सो अगेन रीड दिस। सो पहले तुम इसको पूरी तरीके से पढ़ लो, फिर मैं उसको सभी को पूरे एक्सरसाइज को इसको मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो। सो कीप इन माइंड, जो ये अबव होते हैं और ये बिलो होते हैं डबल बॉन्ड के, कौन, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड्स। सो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटॉम्स, ये प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटॉम के अबव एंड बिलो है। सो दिस रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट, और कह सकते हो कि यहाँ से अगेन एक एजर्सन रीजन क्रिएट हो सकता है। Now, in general, pi bonds provide the most reactive centers in the molecule containing multiple bonds. So ये होगा assertion और इसका reason रहा ये. So let us summarize this. तो तुम्हें ये पता चला कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था. So ये था ENE. पहली बात, यहाँ पे है पाई बॉन्ड एक और एक है सिग्मा. सो दिस पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके, ये हमने देखा था स्टेटमेंट, कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. नाउ ये किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल अबव एंड बिलो, ठीक है, इसकी वजह से ये रिएक्टिव था, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव था बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटॉम्स. प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटॉम्स. नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो और था, ये जो डबल बॉन्ड का जो रोटेशन था, रोटेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिस्ट्रिक्टेड था. एंड दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ये जो CH2 बॉन्ड है ना, यहाँ पे CH2, इस फ्रेगमेंट को अगर रोटेट करना है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्बिटल ओवरलैप है P का. सो दिस इज हार्ड टू रोटेट दिस. तो ये सारी एनसीईआरटी के हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है एजर्सन रीजन का कि वाई इट इज हार्ड टू रोटेट, या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ P बिकॉज ऑफ CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है. एंड जो सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता था दैट वाज कि ये मोस्ट रिएक्टिव सेंटर प्रोवाइड करते हैं जो कि डबल बॉन्ड है. वाई, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटॉम्स. सो दिस वर द इंपॉर्टेंट एजर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से जो क्रिएट हो सकते हैं. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो था दैट वाज कि ये जो CH2 बॉन्ड में जो थे ना, ऑल molecules were in same plane. So यहाँ पे पूरी तरीके से समराइज हो चुका है इंट्रोडक्टरी पार्ट.
So let's see the problem 8.1. So let's check this. How many sigma and pi bonds are present in each of the following molecules? So keep in mind, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई है. सो बस एक क्वेश्चन देख लो, बाकी तुम खुद से कर लो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर ये पता रहेगा तो तुम कर सकते हो. सो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई. बट यहाँ पे सॉल्यूशन में सी सी सिग्मा अलग कैलकुलेट करा है इसने और सी एच सिग्मा अलग कैलकुलेट करा है. तो पहले सी सी सिग्मा देख लो. तो पहले सी सी सिग्मा रहा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे. तो सी सी सिग्मा का रहा कितना रहा, 4. ठीक है. अब यहाँ पे सी एच सिग्मा देखो, तो एक रहा इस पे, देन 2, देन 3, देन 3 + 3 6. तो यहाँ पे रहा 6 ना. यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे रहा 2, फिर बस 2 ही रहा. ठीक है. तो ये रखा 2. तो ऐसे तुम करके सॉल्व कर सकते हो. दैट इज नॉट दैट हार्ड. नाउ प्रॉब्लम 8.2 देखो क्या है. व्हाट आर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड. सो यहाँ पे CH3 Cl है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होंगे. 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3, बिकॉज 4 सिग्मा. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसे देखते हो तो यहाँ पे 2 कार्बन है. सो लेट्स फर्स्ट draw this. So it is like this, CH3 CH3. तो यहाँ पे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आएंगे. पहले ये जो कार्बन होंगे इनके पास 4 सिग्मा है, तो इसकी वजह से ये होंगे sp3. एंड जो यहाँ पे तो एक पाई है ना, बस एक सिग्मा है. सो 1 सिग्मा प्लस सेकेंड सिग्मा प्लस थर्ड सिग्मा, यानी कि ये sp2 है. सो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है. सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द अदर. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम 8.3. राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल. नाउ यहाँ पे देखो, ये तुम्हें पता रहना चाहिए था. केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने करी होगी तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस, बट मैं भी बता दे रहा हूँ. तो पहले तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, इट इज लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पे 1 2 3. सो दिस इज sp2. अगर ये sp2 है, सो दिस इज tp, ट्राइगोनल प्लेनर. सो कीप इन माइंड, जब तुम हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे. इन द नेक्स्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 4 सिग्मा है. सो 4 सिग्मा तो sp3, अगर sp3 है तो ये टेट्राहाइड्रल है. नाउ यहाँ पे कितने सिग्मा है, यहाँ पे है 2 सिग्मा. 2 सिग्मा है तो ये है sp, बिकॉज यहाँ पे 2 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स है. तो हमें बस सिग्मा को कंसिडर करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. सो दिस इज लीनियर यानी कि ये 180 डिग्री. सो वी कैलकुलेटेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स और हमें आइडिया लग गया इसे कैसे सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज क्वाइट ईजी. अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमें देखना है कि किस फैशन में प्रेजेंट होता है और किस फैशन का क्या नाम है. सो बस यू हैव टू नो द नेम्स. दिस पैराग्राफ्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसके नेम्स को देख लेते हैं और इस पैराग्राफ को भी देख ही लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो, बट देयर इज नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. Structures of organic compound are represented in several ways and the ways are given here. The Lewis structure or dot structure, dash structure, condensed structure, bond line structural formulas are some of the specific type. Now the Lewis structure however can be simplified by representing the two electron covalent bond by dash. So now keep in mind कि किसको सिंप्लीफाई करके उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लुईस स्ट्रक्चर को. ओके. Now such structural formulas focus on the electrons involved in the bond formation. Now यहाँ पे कुछ important है. Lone pairs of electrons on heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur and halogen etc. may or may not be shown. कब, जब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप से. नाउ हियर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, जिसको अब हम जो डिफरेंट टाइप्स थे रिप्रेजेंट करने के, जो लुईस थे, डॉट थे, डैश थे, अब उसके एग्जांपल्स को देखते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इट इज गिवन हियर.
ठीक है, ये इथेन का है, इथीन का है, मिथनॉल, इथाइन, ठीक है। नाउ हेयर डिफरेंट फॉर्म में से पहला फॉर्म दे रखा है विच इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यू कैन सी हियर कि ये काफ़ी कंडेंस्ड है, इसमें बॉन्ड्स जो है वो फैले हुए नहीं है, ठीक है। सो बस कीप इन माइंड दिस, and these structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all of the dash representing, यहाँ पे dash नहीं है, ठीक है। सो ऐसे लिख सकते हो dash less। now the resulting expression of the compound is called the condense, उसको हमने देख लिया with the diagram उसके एग्जाम्पल से। now similarly यहाँ पे again condense formulas दे रखे हैं which can further represented in different forms। so for example this is the condensed का एग्जाम्पल। now इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जिसको देखना पड़े, बस यही जो डायग्राम, ये जो फिगर्स हैं, जो डिफरेंट तरीके हैं लिखने की, इसके बारे में लिखा हुआ है। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्म, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस इज द जिग जैग जिसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, बट अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है देन यू विल बी गेटिंग द मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे और डिफरेंट नेम्स होंगे, सो यू हैव टू जस्ट मैच देम। ओके, दिस टर्मिनल्स रिप्रेजेंट द मिथाइल ग्रुप। सो दिस, ये जो टर्मिनल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट अ मिथाइल ग्रुप CH3, ये भी CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इसके ये जो है एजेस हैं these are representing the carbon atoms, ठीक है। now you have to fulfill the tetravalency of the carbon and you will get your different structures। now बाकी कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा। so we have seen all the different forms जिसमें हमने complete formula को देखा, then we see the condense, then the Lewis structure, then the zigzag और the bond line formula। so these were the different type of representation। again example यहाँ पे दे रखा है, this is the condense, this is the Lewis and this is, you can say that this is a zigzag। बट ब्रोमीन को जो टर्मिनल एंड्स थे वो मिथाइल को रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे ब्रोमीन है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, सो यू विल राइट द ब्रोमीन एज लाइक इट इज, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इजी। नाउ इन साइक्लिक कंपाउंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज मे बी गिवन एज फॉलो। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। अब ये जो स्ट्रक्चर है this is known as the cyclopropane which is represented like this and this form is called bond line formula। so keep in mind ये जो structure है they are just representing the carbon atoms and as you will fulfill their requirement, कैसे requirement जो उसके 4 सिग्मा बॉन्ड के होते हैं। so ये एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, और एक सिग्मा हाइड्रोजन, दूसरा सिग्मा हाइड्रोजन। सो इट इज लाइक CH2। बट जब तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं देख रहे थे, जब तुम एलिफेटिक देख रहे थे, तब वहां पे जो टर्मिनल एंड्स थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मिथाइल ग्रुप को, बट जो एजेस थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिमिलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। सो कीप इन माइंड। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे 5 एज हैं इसके, दिस इज अ पॉलीगॉन विद द 5 एजेस, so this is a pentagon and as you will complete their hydrogen requirement तब तुम्हें इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। now the last is the chlorocyclohexane। so जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप अटैच थे उसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एंड बाकी को तुम नॉर्मली लिखोगे एच की तरफ से, ठीक है। सो यू हैव सीन दिस एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड जो अपने हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स को लिखने के तरीके को। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट प्रॉब्लम 8.4। सो जस्ट रीड दिस। अब यहाँ पे ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स हैं एंड यू हैव टू जस्ट इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को लिखने हैं, ठीक है। इसको डीकंडेंस करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू जस्ट डीकंडेंस देम एंड दिस इज क्वाइट इजी, यू कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है। देखो यहाँ पे बस कार्बन को कैलकुलेट कर लो कितने कार्बन है। यहाँ पे टोटल 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन अटैच्ड है, सो यू हैव अटैच्ड द ऑक्सीजन एंड बाकी के तुम हाइड्रोजन को लिख दो। Now check on problem 8.5। For each of the following compounds, write the condensed formula and also their bond line formulas। So this is the structure, suppose ये हमारा structure है and you have to write the condensed form, ठीक है। तो condensed form में तुम कैसे लिखोगे इसको? condensed form में मैं लिख के दिखाता हूँ।
कुछ नहीं करना, बस जितना हो सके उसको कंडेंस कर दो. सो इट विल बी लाइक दिस HO. अब ये देखो CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार CH2 रिपीट हो रहा है. सो यू कैन राइट लाइक दिस CH2, और यहाँ पे तुम नीचे 3 डाल दो. अब देखो ये CH, ये सिंगल है, ठीक है, तो तुमने CH को लिखा. अब यहाँ पे CH3 देखो, ये भी सिंगल है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, तो CH3 है. ओके, यहाँ पे तुम्हें ये डैश वैश नहीं लगाना, ठीक है, लाइन से लिखते चलो. यू हैव टू टेक केयर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जिससे तुम्हारा मिस्टेक ना हो. अगेन CH अकेला है. देन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि CH3 2 बार है. सो यू कैन राइट लाइक दिस CH3 और टू द होल ट्वाइस. सो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर. कंडेंस में तुमने क्या देखा, जो सिमिलर टाइप्स के थे उसको तुमने कंडेंस कर दिया एज इट इज. एंड नाउ सी द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन में बस तुम्हें जिगजैग यूज करना है, एक्सेप्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, और जो टर्मिनल जो लाइंस अटैच्ड हैं दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मिथाइल ग्रुप. ये भी मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 कार्बन है. नाउ कैलकुलेट हियर 3 4 5 6 6 2 8. So it is simple. Now you can do the same with point B. Okay. Now problem 8.6, what you have to do here, expand each of the following bond line formulas to show all of the following atoms including the carbon and hydrogen. So these edges are representing just carbon, so you can write here, wait a minute, so you can write here like this, carbon 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 carbon, and this represents the methyl group. ठीक है. नाउ यहाँ पे तुम हाइड्रोजन को देखोगे तो एक से एक कोवेलेंट है, दूसरा कोवेलेंट है. सो यहाँ पे तुम 2 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा. ठीक है. नाउ यार 1 2 3, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यूज होगा, एंड बाकी जो ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द मिथाइल ग्रुप्स. सो तुम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली. अगेन दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द मिथाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द मिथाइल ग्रुप. बाकी को तुम कार्बन लगा लो. ठीक है. तो चलो अब हम देख लेते हैं, पॉइंट बी को भी देख लेते हैं. तो इस पे देखो, पहले तुम्हारे कार्बन्स कितने हैं कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. लास्ट वाले मिथाइल ग्रुप है, एंड बाकी वाले में CH2 हो जाएंगे. सो यू कैन डू लाइक दिस, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा सा अलग सा है. सो यहाँ पे जो तुम्हारा जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे तुमने कार्बन ले लेना है. ठीक है. बिकॉज ये YNE को क्रिएट करना चाह रहा है. सो फॉर क्रिएटिंग दिस यू हैव टू यूज द कार्बन एटम, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा. सो टू कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी, अगेन यहाँ पे एक कार्बन होगा, तीसरा कार्बन, देन चौथा, एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप. सो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 कार्बन से. देखो 1 2 3 4 5 कार्बन. ठीक है. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन. तो तुम बस पॉइंट सी को देख लो और कंफर्म करके हम निकलते हैं यहाँ से. तो ये जो तुम्हारा है दिस इज द, तुम सब जब इसको डिकंडेंस करते हो तब क्या स्ट्रक्चर है, जिगजैग को खत्म करते हो. तो यहाँ पे कितने कार्बन हमने देखे थे, 5 कार्बन हमने देखे थे. सो 1 2 3 4 5. सो वी आर करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब टॉपिक 8.3.2, 3-dimensional representation of the organic molecules. So first read the text, then we will summarize this. ठीक है. So 3-dimensional, which is also known as 3D, structures of the organic molecule can be represented on paper by using certain conventions. Now these conventions are used with the help of solid को तुम ऐसे represent करते हो, डैश को तुम जैसे कि वाईफाई जैसा सिग्नल कुछ represent हो रहा है वैसे करते हो. ठीक है. सॉलिड एंड डैश्ड वेज फॉर्मूलाज. अब जो 3D इमेज ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ 2-dimensional पिक्चर कैन बी परसीव्ड इन दिस फॉर्मूलाज द सॉलिड वेजेस. नाउ अब ये जो बातें हैं ना यहाँ पे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं और वहां से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, क्या, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन. ठीक है. सो कीप इन माइंड, इसको वेज और डैश क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे देखो जो सॉलिड वेज जो यूज हो रहा था वो वाला है, और यहाँ पे जो डैश वाली हो रही थी वो वाली है. ठीक है. सो कीप इन माइंड, ये जो डैश वेज है ये बॉन्ड अवे फ्रॉम एब्जॉर्बर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो से दैट ये जो डैश वेज है विच इज बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दिस इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर बट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. सो राइट हियर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, अवे. ठीक है. अवे होता है यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. नाउ दिस सॉलिड वेज, दिस इज
bond towards the observer, but this is also out of plane of paper. So keep in mind, both are out of plane of paper, solid हो या वो डैश वेज हो. बट ये जो सॉलिड है, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ आते हुए दिख रहा है. सपोज करो ये पेपर है और ये पेपर में से तुम्हारी तरफ निकलते हुए दिख रहा है. कौन सा? ये डैश वाला. और ये जो सॉरी ये सॉलिड वाला जो डैश वाला है, विच इज जस्ट लाइक वाईफाई स्ट्रक्चर. तो तुम देख सकते हो कि ये अंदर जा रहा है पेपर के, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बट आउट ऑफ द प्लेन. बोथ आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेन. नाउ अब यहाँ पे कुछ बाकी है नहीं. अब यहाँ पे देखो, द बॉन्ड्स लाइंग इन द प्लेन आर जस्ट डिपिक्टेड बाय यूजिंग द नॉर्मल लाइन. सो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइंस जो डिपिक्ट हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दैट बॉन्ड्स लाइंग इन द प्लेन पेपर. सेम प्लेन में 2D. नाउ यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में बता रखा है. सो यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, इस सभी को मैं डायग्राम में मर्ज कर देता हूँ. सो तुम्हें बार बार ये पढ़ना नहीं पड़ेगा इस पैराग्राफ को. सो इट विल बी लाइक समराइज्ड फॉर्म. अगर कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं बाय द चांस तो यू कैन सॉल्व. सो जो फर्स्ट वाला है, दिस इज द फ्रेमवर्क मॉडल. यू कैन सी हियर, लेट मी हाईलाइट दिस. दिस इज द फ्रेमवर्क मॉडल एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन द फ्रेमवर्क मॉडल ओनली बॉन्ड्स आर शोन. ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो जस्ट राइट हियर ओनली बॉन्ड्स आर शोन एंड यहाँ पे एटॉम्स शो नहीं होते. atoms not shown, but in the ball and stick model, just highlight this also, ball and stick model, you can clearly see that कि यहाँ पे bonds भी दिख रहे हैं, bonds, and यहाँ पे atoms भी हैं. But in the third, which is the space filling model, you might say कि यहाँ पे एक पूरा fulfilled space सा दिख रहा है. So just first highlight this space filling model, and this is just representing the relative size. तो तुम कह सकते हो सबसे एडवांस इसमें कौन सा है? सबसे एडवांस है स्पेस फिलिंग मॉडल, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव साइज ऑफ द एटॉम्स एंड द बॉन्ड्स. ऑल्सो दिस कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. ठीक है, कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. सो जो तुम अभी पूरा ये पैराग्राफ पढ़ते और कुछ समझ में भी नहीं आता, उन सारी चीज़ों को मैंने इस डायग्राम में लिख दिया. जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखाई हैं, ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली. सो जस्ट राइट इन योर बुक एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. So our next topic is, that is 8.4, in which we are going to classify the organic compounds. Okay, so let's start. Now first read the text, then we will just summarize this. So let's get started. In this we are going to classify the organic compounds. Okay, so the existing large number of organic compounds and their ever increasing number has made it necessary to classify, because इनके काफ़ी ज़्यादा varieties हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एवर इंक्रीजिंग नंबर, एवरीडे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जस्ट खोजे जा रहे हैं, सर्च हो रहे हैं उसके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई देम. सो फॉर दिस यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन को डिपिक्ट किया गया है. सो बिफोर ओके, चलो पहले इसको हम देख लेते हैं, देन वी विल सी द ईच एंड एवरी टॉपिक. मैंने पहले सोचा टॉपिक देख लेते हैं, फिर इसको टेबल को देखते हैं, बट लेट्स गो विद द एनसीईआरटी ओनली. सो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट एसाइक्लिक और ओपन चेन, यानी कि ये एलिफेटिक कह सकते हो, मतलब खुली चेन का है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दिस एज एलिफेटिक. नाउ द सेकेंड टाइप इज द साइक्लिक और अ क्लोज चेन. सपोज करो कि कोई पॉलीगोनल स्ट्रक्चर विच इज क्लोज, या उसमें हेटेरोटॉम्स, अभी हम देखेंगे इसके डिफरेंट वैरायटीज को, इसको हम रिंग कंपाउंड्स भी बोल देते हैं. नाउ दिस साइक्लिक वन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दिस फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक एंड द सेकेंड वाज एरोमेटिक कंपाउंड, and the first one is alicyclic compounds. Okay, so अब तुम इसको देखो, जो alicyclic compounds है, this is also divided into two types. The first one is the homocyclic and the second one is the heterocyclic. जो heterocyclic है ये नॉन एरोमेटिक भी तुम बोल रहे हो, और जो homocyclic है इसको तुम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल रहे हो. So you have to keep the names in your mind. Homocyclic is also known as the carbocyclic and the heterocyclic is also non-aromatic, ऐसे भी हम इसको बोलते हैं. But the aromatic one as the name suggests, इसमें से अरोमा आता होगा. ठीक है, this is divided into two types. The first one is the benzoid compound and second one is the non-benzoid.
एंड द थर्ड वन इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि टोटली साइक्लिक नहीं होंगे, इसके बीच में कुछ दूसरे एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट कार्बन ऑल्सो. सो यहाँ पे इसकी डिवीजन है. सो लेट्स मूव towards each and every topic, and later on we'll just summarize this by seeing this table. So let's go with point 1, that is alicyclic or open chain compound. As I said, this is also known as aliphatic, so it's written here, this is aliphatic compound and consists of straight or branch chain compounds, and we have seen a lot of examples related to this. This is the ethane, this is the isobutane. So keep in mind, the name suggests this is butane, यानी कि इसके पास है 4C 4 कार्बन, एंड द सबस्क्रिप्ट यूज हियर, यहाँ पे आइसो टर्म यूज हो रहा है इसके आगे, ठीक है. सो दिस आइसो इज रिप्रेजेंटिंग कि इसके फर्स्ट मतलब जो है ना, जो कार्बन है सेकेंड वाले उसके साथ ही अटैच है. तो तुम इसको ध्यान रखते हो, अगर इसे ब्यूटेन लिखता तो तुम ऐसे लिख देते ना सी 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 सी. सो दिस इज ट्राइंग टू से कि जो एलिसाइक्लिक ओपेन चेन है, दिस इज इंक्लूडिंग नॉट ओनली द एलिफेटिक वन बट ऑल्सो द एलिफेटिक ब्रांच्ड, ठीक है. तो यहाँ पे इसने ब्रांच वाले को यूज करा है. देयर यू आर सीइंग द एसिटल्डिहाइड, ठीक है, which is nothing but the CH3 CHO aldehyde ग्रुप का है, जिसको अब हम पूरी चैप्टर में देखने वाले हैं अपकमिंग क्लास 12 में जो है. दिस इज द एसिटिक एसिड, सो दिस इज द एसिटिक फॉर्म जो हम एलिसाइक्लिक में देख रहे हैं. नाउ द सेकेंड वन इज द साइक्लिक और अ क्लोज चेन और अ रिंग कंपाउंड विच वॉज सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन वॉज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकेंड वन वॉज द एरोमेटिक कंपाउंड. बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे असाइक्लिक था ये फर्स्ट वाला, और यहाँ पे जो है वो एलिसाइक्लिक है. सो कीप इन माइंड, एलिसाइक्लिक इज अ टाइप ऑफ साइक्लिक, ठीक है, टाइप ऑफ एलिफेटिक साइक्लिक ऐसे तुम बोल लो. और जो ए साइक्लिक है यानी कि साइक्लिक नहीं है. सो कीप इन माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द नेम्स बिकॉज इट्स टू कंफ्यूजिंग, काफी क्लोज है. ओनली यहाँ पे कितना एक दो वर्ड की डिफरेंस है. सो जस्ट कीप इन माइंड जिससे मार्क्स ना जाए. सो द फर्स्ट वन इज द एलिसाइक्लिक, मींस दिस इज अ टाइप ऑफ एलिफेटिक एंड साइक्लिक का मिक्सचर, ठीक है. सो यू कैन सी हियर एलिफेटिक एंड साइक्लिक का मिक्सचर. दिस कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एटम्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है. साइक्लिक है तो वो होगा ही, बट एलिफेटिक के साथ है तो देखते हैं. तो दिस इज होमोसाइक्लिक ऑल्सो, यू कैन से दैट. होमोसाइक्लिक यानी कि सिर्फ कार्बन 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 है, ठीक है. समटाइम्स एटम्स other than the carbon are also present in the ring, and that is why we call this as heterocyclic. So you can see the example heterocyclic, that is tetrahydrofurane, because this is the 4 carbon containing compound जिसमें एक ऑक्सीजन है. तो इसके पास 5 एटॉम्स तो हैं, बट 5 एटॉम्स में से 4 C हैं और एक ऑक्सीजन है, and that is why this is called heteroatoms, and this is the example named tetrahydrofurane. Okay, so let's read this. And this exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compounds because these are the mixture of aliphatic plus cyclic. Then you can say that कि कुछ तो होगा जिससे similarities होते होंगे. Okay, तो just तुम इसको ऐसे भी लिख लो कि this is C4H8O tetrahydrofurane. Okay, and this is the heterocyclic and this is the non-aromatic also, because aromatic तो दूसरे में डिवाइड हमने करा है ना दूसरे सब टॉपिक में, and here we are with aromatic compounds. Okay, now aromatic compounds are a special type of compound, we know this, you have learned this compound in detail in unit 9. this includes, ठीक है, बेंजीन है and other ring compound है, for example benzoid. so like एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड्स, उसी की जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो हैव हेटेरोएटॉम्स. जैसे कि हमने देखा कि एलिसाइक्लिक के पास हेटेरोएटॉम्स थे. सो इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ एलिसाइक्लिक के पास होंगे एरोमेटिक के पास नहीं होंगे, बट वी कैन से कि एरोमेटिक के पास भी हेटेरोएटॉम्स होते हैं, ठीक है. बट दीज आर एरोमेटिक हेटेरोएटॉम्स, यू कैन से दैट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एरोमेटिक ग्रुप. So let's go with the first point, that is the benzoid aromatic compound. We call this benzoid aromatic compound because these are, first of all, these are aromatic, and the second ये benzene ring के साथ attached है. So this is aniline जो benzene के साथ attached है. This is naphthalene, and also this is very important that तुम्हें ये structure याद होनी चाहिए because you might get question to calculate the sigma and the pi bonds here. ठीक है, so तुम अभी इसको calculate करो और यहाँ पे लिख लो. तो बस मैं अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कितने 5
पाई बॉन्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं. सो यू मस्ट कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड हेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे काफी आसान है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना. देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ पे होंगे 12, फिर होंगे 13, 14, 15, मतलब ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज क्वाइट ईजी. सो यहाँ पे जो सेकेंड वाला है दैट इज द नॉन बेंजोइड कंपाउंड. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रोप 1. ओके, एंड इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C7H14O. सो यहाँ पे तुम इसको एक निमोनिक से याद कर लो, किसको, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को. जस्ट कीप इन माइंड बैन, जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो अगर तुम इसको रट्टा मार लो इसके नेम्स को तो भी कोई गलत नहीं है, बट यू शुड नो हाउ इट इज इन द ग्रुप. ठीक है, हाउ इट इज इन द बेंजोइड ग्रुप, बेंजोइड एरोमेटिक ग्रुप, यू शुड नो दैट. बट इसके जो एग्जाम्पल है B फॉर बेंजीन, A फॉर एनिलीन एंड N फॉर नेप्थलीन. ठीक है, और जो नॉन बेंजोइड का एग्जाम्पल है दैट इज C7H14O, दैट्स कॉल्ड ट्रोप 1. नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. दीज आर एरोमेटिक बट दीज आर हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर एटॉम्स एक्सेप्ट कार्बन. हियर यू कैन से ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो यू शुड ऑल्सो कैलकुलेट द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड, इनमें कितने कितने हैं, बिकॉज इन PYQ ऑफ नीट एग्जामिनेशन एक बार ये पायरिडीन का पूछा जा चुका है और उसने स्ट्रक्चर भी नहीं दिया था, जस्ट बोला कि जस्ट यू कैलकुलेट दिस. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्यूरेन कौन है, थायोफीन कौन है, उनके पास डबल बॉन्ड कितने हैं, पायरिडीन कौन है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड माइट बी क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड based on the number of sigma and the pi bond, and you should must be ready based on this type of questions. So the organic compound can also be classified on the basis of functional group into families or homologous series. So our next topic is based on the functional group. Now before going that, so let us summarize जो मैंने बोला था, एक बार हम टेबल को देखते हुए चलेंगे. ठीक है, तो पहले मैं इसको रेस कर लेता हूँ. अब हम देखते हैं कि आफ्टर रीडिंग दिस हमें क्या नॉलेज मिली है एक्स्ट्रा. ठीक है, और कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि ये थोड़ी और आसानी से हमें समझ में आ सके. नाउ हमने ये देखा था ए साइक्लिक और ओपन चेन को हम एलिफैटिक भी बोल देते हैं. ठीक है, एलिफैटिक. देन जो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड थे, दीज आर डिवाइडेड इनटू द एलिसाइक्लिक कंपाउंड. नाउ एलिसाइक्लिक को हमने क्या देख लिया, एलिसाइक्लिक को हमने देख लिया कि दीज आर द एलिफैटिक, साइक्लिक. ओके, नाउ हमने जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो एग्जांपल्स को देखे थे, तो यू शुड राइट द नेम बिलो दैट कि जिससे तुम कंफ्यूज ना हो. जो एग्जांपल तो जे दे रखे थे दैट वाज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, और एक और एग्जांपल जो दे रखा था वहां पे दैट वाज साइक्लोहेक्सीन. ठीक है, cyclohexene. So all these three are example of homocyclic, which is also called carbocyclic. homocyclic हो या carbocyclic हो, these both are same. और ये किसके थे, एलिसाइक्लिक के थे. ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट में पॉइंट देखना है दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड. सॉरी, यहाँ पे एक और पॉइंट रहेगा दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि नॉन एरोमेटिक होते थे. ठीक है, और इसका जो एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दे रखा था दैट वाज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. and you should just remember the name as it is because there are high chances कि अगर questions create हो इस topic से तब इन्हीं पर create हो सकता है, because they are the only type of question जहाँ से कुछ create हो सकते हैं अच्छे questions. बाकी जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है इससे तो बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, वो तुम्हें पता होगा PYQs में देख के. ना बेंजोइड कंपाउंड के तो तुम्हें पता है हमने बैन करके देखा था, बेंजीन था, एनिलीन था एंड नेप्थलीन था. नॉन बेंजोइड कंपाउंड के जो एग्जाम्पल थे वो क्या देखा था, दैट वाज ट्रोप 1. ठीक है, और जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का जो एग्जांपल था वहां पे क्या दे रखा था, फ्यूरेन, देन थायोफीन था एक, और देन एक तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर था. और फ्यूरेन में देखो याद करो क्या था, 2 ठोस में डबल बॉन्ड थे और एक ऑक्सीजन का हेटेरो एटॉम था और 4 कार्बन थे. थायोफीन में 1 सल्फर था, 2 वही थे पाई बॉन्ड वाले थे, और क्या था इसमें, 1 सल्फर अटैच था हेट्रोसाइक्लिक के लिए. और पायरिडीन में यहाँ पे 3 थे, 1 डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे ये काफी हद तक बेंजीन जैसा दिखता था, बट यहाँ पे 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन अटैच था.
तो तुम्हें ऐसे याद रहना चाहिए जिससे तुम कंफ्यूज ना हो सको और तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता हो, ठीक है। एंड अगर तुम बोलो तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी ईजी, हमने ऊपर सीखा था कैसे करना है। तो इट इज़ लाइक योर होमवर्क, यू कैन कैलकुलेट, ओके। बट अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट दिस। अगर तुम रट्टा मार भी लोगे कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन बिकॉज इन दैट pressure you will not remember that for sure. So for this you will just have to keep in mind the different structures used here and just draw in your paper and just calculate it. You should develop that habit to just write and practice, so you can do it as your homework. So now let's move to the next topic, that is the functional group. Okay, but before moving to this topic we should know how we classified कि ये aromatic है, non aromatic है, anti aromatic है, जो different types होते हैं। NCERT has not spoken a single word about that कि तुमने कैसे क्लासीफाई किया कि एरोमेटिक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया। सो बट PYQs में एक दो बार ऐसे पूछे जा चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने एरोमेटिक क्यों बोला, ठीक है, या हमने नॉन एरोमेटिक क्यों बोला। एंटी एरोमेटिक तो मैं कहीं दिखा नहीं, बट वी शुड लर्न दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक इज समथिंग जिसके पास हो अरोमा, तो ये तो कहने की बात ही हो गई। बट व्हाट आर द कंडीशंस बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दिस इज एरोमेटिक? तो यहाँ पे होते हैं 4 कंडीशन। पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर, तीसरा क्राइटेरिया दैट इज द कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेट बॉन्ड बोल दो, कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेट बॉन्ड, एंड द फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सारे इंपॉर्टेंट, अगर एक भी अगर कोई फेल हो जाता है तो एरोमेटिसिटी को ये नहीं शो कर पाता। द फोर्थ वन इज द हैगल्स रूल, ठीक है, हैगल्स रूल, जिसको हम कॉमनली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल से भी जानते हैं। सो लेट अस कंसिडर ये है क्या, साइक्लिक, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक एलिफेटिक नहीं होना चाहिए। अगर वो एलिफेटिक होगा देन इट इज नॉट एरोमेटिक। सो दैट वाज द रीजन हमने एलिफेटिक साइक्लिक को एरोमेटिक में नहीं डाला था, तो तुम ये तो समझ गए। नाउ व्हाट इज द प्लेनर? इट शुड बी इन द sp2 स्ट्रक्चर, वी नो दैट। फॉर एग्जांपल बेंजीन इज द एरोमेटिक, तो तुम जानते हो कि यहाँ पे जितने भी कार्बन है ऑल आर sp2, और जो थर्ड है दैट इज द कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेट बॉन्ड, यानी कि देखो एक डबल बॉन्ड होता है, फिर सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेशंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हगल्स रूल? यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने रिंग कितना है 1, तो n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रिंग, यानी कि 4+2 दैट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैलकुलेट दिस, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? अगर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देन वी कैन से दैट इट इज हैविंग द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द हगल्स रूल। सो वी कैन से दैट कि सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दिस बेंजीन एज द एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिससे हम नॉन एरोमेटिक क्रिएट करते हैं? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो हमने ये जो भी क्राइटेरियाज देखे जिसमें हमारा साइक्लिक था, या फिर प्लेनर था, या देखो कॉन्जुगेशन था, या जो हमारा था हकल्स रूल, तो हकल्स रूल को पहले कर लो साइड, ठीक है। अगर उससे पहले कोई सा भी अगर क्राइटेरिया फेल कर जाए, एनी 4 में से कोई भी अगर फेल कर जाए, सपोज करो ये फेल कर जाए, बाकी सारे ठीक हो, बाकी सारे ठीक हो, देन इट इज अ नॉन एरोमेटिक। बट सोचो कि ये फेल कर जाए और इसमें से एक और कोई फेल कर जाए और बाकी दोनों ठीक हो, तब भी होंगे नॉन एरोमेटिक। बट कीप इन माइंड एक और कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है, दैट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में होता है कि ये जो साइक्लिक वाले हैं ये परफेक्ट हैं, जो प्लेनर हैं ये भी परफेक्ट हैं, जो कॉन्जुगेट हैं ये भी परफेक्ट हैं, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द हकल्स, ठीक है। सिर्फ ये हकल को फेल कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। बट इफ इट इज फॉलोइंग द हकल या फॉलो नहीं कर रहा हो हकल, बट अगर किसी कंडीशन में इन तीनों में से उन्हें किसी को भी छोड़ा, तो ये नॉन एरोमेटिक के केस में आते हैं। अगर वो तीनों को कवर कर रहा है या तीनों परफेक्ट है उसके लिए, बट अगर वो सिर्फ हकल को फॉलो नहीं कर रहा है, देन इट इज एंटी एरोमेटिक। जो सर अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। ये तीनों को हमने देख लिया कि कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे छोटा तरीका है जिसकी वजह से तुम सीख सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि इससे कम में कोई तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना बता दे,
हाउ टू डिफरेंशिएट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। नाउ कीप इन माइंड कि स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बस देख लो, द एरोमेटिक वन इज द मोस्ट स्टेबल, तुम जानते हो ना, जैसे कि बेंजीन भी काफी स्टेबल माना जाता है, ठीक है। सो एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक इज द सेकेंड मोस्ट स्टेबल, एंड देन एंटी एरोमेटिक इज द थर्ड मोस्ट स्टेबल। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दिस एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। नाउ सी एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं तीनों का। तो हमने एरोमेटिक का तो देख लिया, एरोमेटिक में हमने बेंजीन को देख लिया था, ठीक है। और सपोज करो कि हमें देखना है अबाउट नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में तुम इसकी एग्जांपल को देख लो, कह सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर बना लो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दो। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा इनके पास हो जाना है sp3, तो यहाँ पे तो इन्होंने प्लेनर को फिल कर दिया, सो दिस फॉल्स इन द नॉन एरोमेटिक। नाउ अगर तुम्हें एंटी एरोमेटिक देना हो, मीन्स इट इज फॉलोइंग ऑल द लॉज एक्सेप्ट द हकल्स, तो तुम क्या एग्जाम्पल दोगे? इसके लिए तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ ऐसा ही दे लो, यू कैन से दिस एंड लाइक दिस। सो यू कैन से कि यहाँ पे देखो 4 हो गया ना पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हकल को फेल कर गया, हकल को इसने फेल कर दिया। ये कॉन्जुगेट को फॉलो कर रहा है, यानी कि डबल सिंगल कॉन्जुगेट को फॉलो कर रहा है। ये साइक्लिक को फॉलो कर लिया और ये प्लेनर तो है ही, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि इसने एंटी एरोमेटिक ये हो गया और ये हकल को फेल कर रहा है, बिकॉज इन हकल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? हमारे पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हर बार तुम 4 पाई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओ। बट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज नॉट following the Huckles, and we can say that this is anti-aromatic because it is following all the 3 other conditions like cyclic, planar, conjugate, except the Huckles. So this is anti-aromatic, and we have completed with the example, and you should not be confused. Okay, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है that is functional group. Okay, so let's get started. Now I think I should end the video, and the second part will carry the फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद हम देखेंगे बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 1 hour. ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर पार्ट 1, और इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने पहले बेसिक्स देखा, देन हमने स्ट्रक्चर्स को देखा, डिफरेंट फॉर्म्स, हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बारे में सब सीख लिया। नाउ वी आर कंप्लीटेड ऑल दैट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स। फिर हम जो टेक्निक्स वाले का होंगे उसको एक अलग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। So this is the lecture 1, and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में lecture 2, lecture 3 जो भी है वो सारे posted है। So go and watch and just clear your concept, ठीक है, clear करो concept को। And if you like this video, you should just like, comment and just subscribe, okay। And you should do comment, जो भी तुम्हें जैसा भी लगा हो lecture, good so good, bad so bad, just tell me, you should give the feedback। So thanks for watching and bye।